सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही ये बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें कि मैं आपको पूरा स्कीमेटिक बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा, पार्ट्स, फंक्शनिंग, वर्किंग प्रिंसिपल और इसके प्रोज एंड कॉन्स, पूरा A to Z हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज हमने 50,000 सब्सक्राइबर मार्क को रीच कर लिया है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए डायरेक्टली हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। गाइज यार, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जो है वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो जो मेन डिफरेंस आता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो आपको ये जो चार वर्ड हैं इसी में केवल एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। सेकेंड वर्ड में वहाँ पे कंप्रेशन था, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है। तो बेसिक जो डिफरेंस लाई करता है वो इन्हीं दोनों वर्ड्स में करता है कि वहाँ पे जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब हम कंप्रेस कर रहे हैं वेपर को, यहाँ पे वेपर एब्जॉर्प्शन मतलब वेपर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। यही इसका मेन जो डिफरेंस है वर्किंग प्रिंसिपल में, वो यही है और बहुत ही इजी है समझना। अब हम पहले देखते हैं कि स्कीमेटिक क्या होता है, कैसे हम कैसा मतलब पूरा सिस्टम होता है, क्या मेन कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम उसकी वर्किंग समझते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पहले तो इसमें ड्रॉ करता हूँ कि जैसे कि ये आप समझ लीजिए, ये आपका इवेपोरेटर है, इसके अंदर इवेपोरेटर कॉइल है, ठीक है। ये आउटलेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे कंप्रेसर की जगह पे चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं। पहला होता है एब्जॉर्बर, ABSORBER, एब्जॉर्बर, ठीक है। इसके बाद एक होता है हमारा पंप, इसको कहते हैं पंप। इसके बाद हमारा ये जो लाइन है ये जाती है एक थर्ड कंपोनेंट में, जिसको कहते हैं हम जेनरेटर, GENERATOR, ओके। फोर्थ हमारा मेन कंपोनेंट होता है, वो होता है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, ठीक है। इसको कहते हैं हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो जो हमारा जो फ्लो है रेफ्रिजरेंट का, वो इवेपोरेटर से आया, एब्जॉर्बर में गया, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। अभी मैं पूरा समझाऊंगा, लेकिन एक बेसिक बताने के लिए कि यहाँ पे एक लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है जो कि एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेंट को। फिर जो टोटल हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन होता है उसको पंप करते हैं जनरेटर में, ठीक है। जनरेटर के बाद ये कहाँ जाता है, ये जाता है एक आप सेपरेटर कह लो, एक डिस्टिलेशन कह लो, उस टाइप के एक इक्विपमेंट में जाता है, जहाँ पे हमारा जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के, उसको हमें कंडेंस करके वापस भेजना रहता है जनरेटर में। उसके बाद हमारा रेगुलरली जाता है कंडेंसर में, जहाँ पे फेस चेंज होता है फ्रॉम वेपर टू लिक्विड। उसके बाद फिर प्रेशर रिड्यूसिंग लाइक एक्सपेंशन वाल्व, जो हमारा रेगुलर एक्सपेंशन डिवाइस होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है। अब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, TXV भी हो सकता है, EEV भी हो सकता है, कैपिलरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। इसके बाद वापस से इवेपोरेटर में। तो यहाँ तक जो ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, उसके लेफ़्ट साइड में आप जो देख रहे हो, जैसे कि ये इवेपोरेटर, ये एक्सपेंशन वाल्व और कंडेंसर, ये तीन जो कंपोनेंट्स हैं ये सेम हैं जो कि हमारे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में थे, सेम है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है इन तीनों कंपोनेंट्स में। चेंज किधर है, केवल कंप्रेसर में। वहाँ पे केवल एक कंप्रेसर होता था,
यहाँ पे कंप्रेसर की जगह पे 4 कंपोनेंट्स हैं और एक एडिशनल कंपोनेंट है जो कि सिस्टम को चलाने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जो कंप्रेसर को रिप्लेस किया है वो हमने किससे किया है? एब्जॉर्बर से, पंप से, जनरेटर से और एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से। एक एडिशनल कंपोनेंट है सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, उसको हम कहते हैं सेपरेटर। ठीक है, अब हम एक बार हम समझ लेते हैं कि सिस्टम की वर्किंग क्या होती है, फ्लूइड क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, हम सब समझते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप के वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं। एक होता है अमोनिया वाटर, तो एक होता है अमोनिया वाटर सिस्टम, एक होता है लिथियम ब्रोमाइड वाटर सिस्टम। दोनों में ही वर्किंग सेम है, प्रिंसिपल सेम है, केवल रेफ्रिजरेंट जो है वो डिफरेंट है। जैसे जो पहला वाला हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसको हम कहते हैं अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसमें क्या है? अमोनिया ये रेफ्रिजरेंट है और वाटर ये एब्जॉर्बर है। मतलब जो अमोनिया होगी वो एब्जॉर्ब होगी वाटर में, ठीक है। और जो दूसरा वाला है उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें वाइसे वर्सा है, इसमें लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बर है और वाटर हमारा ये रेफ्रिजरेंट है। तो इसमें अमोनिया रेफ्रिजरेंट है, ये एब्जॉर्बर है, और लिथियम ब्रोमाइड H2O में वाटर जो है रेफ्रिजरेंट है, लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बर है। बाकी कोई भी प्रिंसिपल वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हम जनरल कंसिडर करके चलते हैं। पहले वाला हम डिस्कस कर लेते हैं, सेकेंड वाला भी मैं आपको बता दूंगा। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस जो साइकिल में जो रेफ्रिजरेंट चलेगा वो पहले वाले केस में अमोनिया रहेगा, दूसरे वाले केस में वाटर रहेगा। ठीक है, तो अब हम जैसे पहला वाला समझते हैं अमोनिया वाटर। तो इसमें जो एब्जॉर्बर है यहाँ पे हम पहले एक वीक सोल्यूशन डालेंगे। वीक सोल्यूशन इन द सेंस कि उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होगा। यहाँ पे ये जो सोल्यूशन इनिशियली रहेगा, मतलब सिस्टम स्टार्ट होने से पहले जो सोल्यूशन रहेगा उसमें जो वाटर रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। और अच्छे से आपको पता है कि एब्जॉर्प्टिविटी अमोनिया की वाटर में बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वाटर जो है वो फुल्ली एब्जॉर्ब कर सकता है अमोनिया को एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन अमोनिया वाटर का इनिशियली रहता है। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कम है मिक्सचर में। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रोपोर्शन। तो अब जैसे कि यहाँ पे वीक सोल्यूशन है, लो कॉन्सेंट्रेटेड वीक सोल्यूशन है, उसको क्या करते हैं जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो ये जो वीक सोल्यूशन है इसमें क्या है कि ये जो है अमोनिया जो कि रेफ्रिजरेंट है, जो कि पास हो रहा है, ठीक है, अमोनिया ही एब्जॉर्ब कर रहा है हीट फ्रॉम द कूलिंग मीडियम, और उसका फेस चेंज हो रहा है, अमोनिया गैस में चेंज होके यहाँ पे साइकिल में इनिशियली ये अमोनिया चल रहा है। ठीक है, पाइपलाइंस में, रेफ्रिजरेशन पाइपलाइंस में अमोनिया है। ठीक है, NH3 यहाँ पे चल रहा है, ये जाएगा और एब्जॉर्बर में जाके जो पहले से लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन था अब उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पहले परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ अमोनिया था वो कम था, यहाँ से एडिशनल वेपर अमोनिया आ रही है तो वो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे एब्जॉर्बर के अंदर बढ़ता जाएगा। जब ये एक सोल्यूशन हायर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा तो पंप के द्वारा ये एब्जॉर्बर से जनरेटर में पंप किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये अमोनिया प्लस वाटर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ये पंप किया गया इस लाइन में। अब ये जाएगा जनरेटर में। जनरेटर में जाने के बाद यहाँ पे हम हीट अप्लाई करेंगे। हीट कहीं से भी आ सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फर्नेस से, हॉट वाटर से, सोलर से और गैस फर्नेस से, 4 मीडियम से आ सकती है। तो अगर हम सोलर को यूज़ करके फिर सोलर पैनल को यूज़ करके वहाँ से हॉट वाटर को ला रहे हैं तो उसको हम कह देंगे सोलर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बिकॉज जो हीट आ रही है यहाँ पे जनरेटर के थ्रू। ठीक है, तो ये किसी भी 4 मीडियम से आ सकती है, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो गैस फर्नेस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फर्नेस हो, या फिर डायरेक्ट हॉट वाटर किसी और ऑक्सिलरी सिस्टम या मीडियम से। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हॉट वाटर से।
तो ये 4 मीडियम से जो हीट आ रही है, बेसिकली हीट आएगी यहाँ पे, ठीक है, हीट आई जनरेटर में। जनरेटर में हीट आने का मतलब जो ये अमोनिया वाटर का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था यहाँ पे, ठीक है, इसमें से क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि एब्जॉर्प्टिविटी कम होती जाती है एट हायर टेम्परेचर, तो एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ अमोनिया कम हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था, मतलब यहाँ पे अमोनिया डिज़ोल्व थी वाटर में अच्छे से। जब हीट मिलेगी तो अमोनिया का जो एब्जॉर्प्टिविटी है वो लूज़ हो जाएगी और अमोनिया यहाँ पे वेपर फॉर्म में रिलीज़ होके रेफ्रिजरेशन पाइप में यहाँ पे केवल अमोनिया बचेगा, ठीक है। ये राइज करेगा और यहाँ पे ट्रैवल करने लग जाएगा, जनरेटर से निकल जाएगा, तो यहाँ पे अब केवल अमोनिया बचा, जो वाटर था वो यहीं रह जाएगा। तो जो बेसिकली यहाँ पे अभी भी अमोनिया बचेगी, लेकिन जो एक्सेस अमोनिया थी, जितनी की उसने हीट ली और वो बॉन्डिंग ब्रेक कर दी उसने अमोनिया वाटर से, तो वो एक्सेस अमोनिया यहाँ से रिलीज़ होके ऊपर चली जाएगी पाइपलाइन में फर्दर प्रोसेस में। और उसके बाद यहाँ पे फिर हमारे पास एक स्लाइटली लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बचेगा वापस से, ठीक है। उसको क्या है, क्योंकि ये हायर प्रेशर पे था, क्योंकि यहाँ पे हमने पंप लगाया था, तो ये हायर प्रेशर पे है। अब इसको वापस से एब्जॉर्बर में लाने के लिए एक हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज़ करते हैं, जिससे कि ये हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ईजिली आ जाए। तो ये जो लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन अब बचा, जब अमोनिया निकल गई हीट लेके, अब जो बचा सोल्यूशन उसको हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से पास करके वापस से एब्जॉर्बर में ले आएंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये तो एक छोटी साइकिल थी, ठीक है। अब जो फर्दर जो अमोनिया आया, अब इस अमोनिया में ऑलमोस्ट 90% तो अमोनिया है, लेकिन 10% फिर भी वाटर भी रह सकता है। तो हम नहीं चाहते कि वाटर फर्दर जाए सिस्टम में, रेफ्रिजरेशन पाइपलाइन में, तो हम एक ये कॉन्सेंट्रेटर कह लीजिए या सेपरेटर कह लीजिए, इसमें हम कई सारी प्लेट्स होती हैं, बैफल प्लेट्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वाटर कंडेंस हो जाएगा, अमोनिया इजीली फर्दर पास हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये फुल्ली प्योर अमोनिया बचेगी, ठीक है, जस्ट कंडेंसर से पहले। और जो वाटर है जो यहाँ पे कंडेंस हुआ है, वो फर्दर ग्रेविटी की वजह से फर्दर ड्रेन डाउन हो जाएगा और गिर पड़ेगा नीचे, जहाँ से कि ये फर्दर ड्रिप ऑफ होके वापस से जनरेटर में चला जाएगा। यहाँ पे ये वाटर वापस से आ गया, जो कि पहले पहुँच गया था यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे NH3 तो 90% था, लेकिन थोड़ा सा वाटर भी रहेगा, कुछ इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, कुछ वाटर रहेगा, जो कि यहाँ पे कंडेंस होके वापस से आ जाएगा जनरेटर में। और फर्दर जो हमारे पास कंडेंसर तक जो अमोनिया जाएगी वो प्योर रहेगी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है और डिज़ायरेबल भी है, ठीक है। कंडेंसर में रेगुलरली कंडेंसर में फेस चेंज होगा अमोनिया का, अमोनिया वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जैसे और रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है। वेपर कंप्रेशन में भी सेम चीज़ होता है, सेम फेस चेंज। उसी तरह से अमोनिया यहाँ पे कंडेंस हो गया, एक्सपेंशन डिवाइस से उसका प्रेशर और थ्रॉटलिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद वापस से इवेपोरेटर में आ गया, जहाँ पे अमोनिया हीट एब्जॉर्ब करेगा फर्दर, फिर लिक्विड से वेपर में चेंज होगा, फिर यहाँ पे फर्दर वेपर अमोनिया फर्दर जाएगा और एब्जॉर्बर में जाके ये साइकिल रिपीट होगी। तो ये तो था बेसिक अमोनिया और वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। ये साइकिल चलती रहेगी। और जैसा कि मैंने यहाँ पहले बताया कि अगर हम जनरेटर में हीट ले रहे हैं सोलर से, तो इसको हम कह देते हैं, नाम इसका दे देते हैं सोलर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम जैसे सेकेंड वाला भी देखते हैं, जैसे कि लिथियम ब्रोमाइड वाटर। इसमें क्या है, इसमें जो इनिशियल यहाँ पे जो वीक सोल्यूशन या लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन जो रहेगा इनिशियली, वो लिथियम ब्रोमाइड वाटर का वो रहेगा, जिसमें से कि अब जो सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट की तरह चलेगा वो रहेगा वाटर, ना कि लिथियम ब्रोमाइड। सो लिथियम ब्रोमाइड एक हो गया एब्जॉर्बर मीडियम में, और वाटर जो कि कैरी करेगा हीट एज अ रेफ्रिजरेंट। सो यहाँ पे जो वीक और लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था, वो यहाँ से जब वेपर H2O आएगा उसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, उसको हम पंप करेंगे।
यहाँ पे वाटर प्लस लिथियम ब्रोमाइड पंप होगा जनरेटर में, यहाँ पे वाटर हीट लेके वाटर फर्दर रिलीज हो जाएगा और फर्दर साइकिल में वाटर कंडेंसर में जाएगा, वाटर कंडेंस होगा, वाटर एक्सपैंड होगा, वाटर ही लिक्विड फॉर्म में इवेपोरेटर में जाएगा, जहाँ से कि वो हीट लेके फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइकिल वाइज कोई चेंज नहीं आएगा, केवल मीडियम वाइज चेंज आएगा कि यहाँ पे जो अमोनिया वाटर के केस में अमोनिया रेफ्रिजरेंट था और वाटर एब्जॉर्बर था, यहाँ पे दूसरी चीज़ है, यहाँ पे वाटर एज अ रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा साइकिल में और लिथियम ब्रोमाइड एज अ एब्जॉर्बर वो काम करेगा। तो यही मेन दो साइकिल होती हैं, दो ही टाइप की साइकिल होती हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। अब हम इसका थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स समझ लेते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है या इसका नुकसान क्या है। ठीक है, तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम अगर हम कंपेयर करेंगे इसके प्रोज तो काफ़ी हैं कि ये तो एक पहली चीज़ चीप है, बिकॉज़ जो कंप्रेसर की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और ये एक मतलब सिस्टम कैपेसिटी वाइज अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ही हो पाएगा कि ये सिस्टम चीप पड़ेगा। अगर ये सिस्टम अगर हम ज़्यादा टनेज के लिए डिज़ाइन करेंगे तो डेफिनेटली जनरेटर बड़ा होगा, एब्जॉर्बर बड़ा होगा, हायर कैपेसिटी पंप होगा, तो वो कॉस्ट नलीफाई हो जाएगी बेसिकली। तो अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो वेपर कंप्रेशन वर्सेस वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वेपर एब्जॉर्प्शन डेफिनेटली चीप पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड कि इसमें कोई नॉइज़ नहीं होती है, तो जहाँ पे हमको बहुत साइलेंटली ऑपरेट करना है तो नॉइज़ प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती, कोई भी नॉइज़ नहीं होती है, बहुत ही आसानी से ये सिस्टम चलता है साइलेंटली। और वेराज जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम था उसमें क्या होता है कि ड्यू टू कंप्रेसर बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस इश्यूज़ आते हैं। यहाँ पे ना ही कोई मेंटेनेंस इशू ज़्यादा आता है, ना ही कोई नॉइज़ होती है, ना ही कोई वाइब्रेशन होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा और मेन चीज़ है कि अगर हमको वहाँ पे कहीं पे ये सिस्टम यूज़ करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो ये पंप होता है इसको भी हमको किसी सोलर जनरेटेड फोटोवोल्टिक सेल या किसी भी अदर मीडियम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है तो ही ये चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मेन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है और एक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जनरेटर में भी हो सकता है अगर हम इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो इस केस में सोलर का यूज़ कर सकते हैं, गैस का यूज़ कर सकते हैं और हॉट वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सिस्टम रिमोट एरियाज़ में और विलेजेस में या वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वहाँ पे बहुत इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अब इसका क्या बचा, अब इसका कॉन्स। ठीक, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस। तो कॉन्स देख लेते हैं कि कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। पहला तो यही है कि इसका जो COP है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो काफ़ी कम होता है, यूजुअली लेस देन 1 होता है, मैक्स टू मैक्स 1.2 तक हो सकता है। कहीं कहीं पे कोई लोग कहते हैं 1.4 तक हो सकता है, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, माई लाइक रिसर्च, इट्स ऑलवेज लाइक lying between 0.6 to 0.9. ओके, सो COP काफ़ी कम होता है एज कंपेयर्ड टू वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और इसका कौन कोई और ज़्यादा तो नहीं है इसका। दूसरा, कुछ लोग कह सकते हैं कि कॉस्ट वाइज ये मतलब ये सिस्टम थोड़ा सा कॉस्ट वाइज नहीं बल्कि लाइक सेटअप वाइज थोड़ा सा बल्की हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं या यहाँ पे ज़्यादा पार्ट्स हैं, बेसिकली ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, तो ये सिस्टम थोड़ा सा हैवी या बल्की हो सकता है। ठीक है, और
रनिंग कॉस्ट वाइज स्लाइटली एक्सपेंसिव हो सकता है, कैपिटल वाइज डेफिनेटली चीप है एज़ कम्पेयर टू वेपर कंप्रेशन, बट रनिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट वाइज हो सकता है कि स्लाइटली एक्सपेंसिव हो डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज कौन सा हम यहाँ पे हीट जनरेशन सोर्स यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का पंप यूज़ कर रहे हैं, कितना टनेज का सिस्टम है एंड सो ऑन। तो ये तो था पूरा वीडियो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, जिसमें कि हमने पूरा स्कीमेटिक देखा, प्रोस कॉन्स देखे, वर्किंग प्रिंसिपल देखा, साइकिल समझी, और मैंने दोनों टाइप की आपको बता दी, NH3 अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और लिथियम ब्रोमाइड वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। गाइज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई भी आपको डाउट या सजेशन देना है। और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कोविड से अपने और अपने फैमिली की रक्षा करिए, सुरक्षा करिए, ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।